चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के विदेश संबंध के बारे में, जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 12th क्लास के पॉलिटिकल का सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर भारत के विदेश संबंध क्या थे। देखिए, विदेश संबंध क्या होता है कि इसका परिचय में हम लोग समझेंगे। जब कोई भी देश किसी भी देश से संबंध स्थापित करने के लिए उस देश के प्रति जो नीति अपनाता है, उसी को विदेश नीति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तब कोई भी देश, जैसे मान लीजिए कि हम हो गए, हम अपने दोस्त से दोस्ती निभाने के लिए जो संबंध उससे स्थापित करते हैं, जो हम अपना नियम बनाते हैं, तो मेरा नीति हो गया। उसी तरह भारत भी किसी भी देश से व्यापार करती है, कोई भी काज करती है, तो उसके लिए जो अपनी नीति अपनाती है उसी को विदेश संबंध कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा विदेश नीति लाया गया था। नेहरू की विदेश नीति इसे कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश विभाग अपने पास रखे थे। विदेश मंत्री प्रथम आपसे हमेशा पूछे गए सवाल में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और दूसरे देशों के प्रति जो नीति अपनाए उसे ही नेहरू की विदेश नीति कहा जाने लगा। दूसरे शब्दों में, दूसरे देशों के प्रति जो हम लोग नीति अपनाते हैं ताकि वो यहाँ कर व्यापार कर सके, उसे ही विदेश नीति के रूप में कहा जाता है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ देता है हमेशा बिहार बोर्ड में कि भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई। देखिए, भारत में अंतरिम सरकार 2 अक्टूबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अंतरिम मतलब बिना चुनाव कहीं सरकार की स्थापना कर दी गई, और प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, और देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ लिए थे, और उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल शपथ लिए हुए थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, माओ ने 1949 में, इस चैप्टर में आपको जो मेन टॉपिक जो मतलब एग्जाम अभी से पूछा था, उसको मैंने एक जगह समराइज कर दिया है समरी के रूप में, ताकि आप लोगों को किताब नहीं पढ़ने की पड़े, और इससे भी आप लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को मौजूद कर सकते हैं। माओ ने 1949 में चीन में समाजवादी राज्य की स्थापना की। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि चीन में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की, तो चीन में किसने की? माओ ने की। किसने की? माओ ने की। देखिए, कोरिया की लड़ाई हमेशा पूछता है आपसे सवाल में कि कोरिया की लड़ाई कब हुआ था, तो 1950 में कोरिया की लड़ाई हुआ था। इसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो इसको कमेंट में बताइएगा कि कोरिया की लड़ाई में विस्तृत रूप से हम आपको आगे वाले वीडियो में समझा पाएंगे। देखिए, अब पंचशील समझौता जो है एग्जाम अभी से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछ ही देता है पंचशील क्या होती है। देखिए, पंचशील मतलब होता है, पंच का मतलब क्या होता है तो समझिए आप। पंच मतलब 5, यानी 5 शील समझौता, यानी 5 तरह की बात रखी है समझौता में से पंचशील कहा गया। सबसे पहले 1954 में क्या हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री 1954 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच मित्रता और व्यापार की संधि हुई, जिसकी प्रस्तावना में 5 सूत्र रखे गए जो निम्नलिखित है। इसी को पंचशील कहा गया कि दोनों एक दूसरे को मिले और एक दूसरे के प्रति नियम अपनाएं, और उस नियम पर हम लोग चलेंगे ताकि दोनों देशों का विकास हो सके। ये 5 सूत्र इस प्रकार है जो नीचे लिखे गए हैं। आप एग्जाम इस तरह लिखिएगा, आपको 2 नंबर के सवाल में 2 नंबर मिलेंगे। अक्सर बच्चा इस बात को कहता है कि मैंने सभी क्वेश्चन को हल किया था लेकिन मेरा नंबर कम रह गया। उसका सबसे बड़ा कारण होता है लिखने का तरीका। अगर आप लिखने के तरीकों को सीख पाते हैं तो अवश्य आपको अच्छे नंबर मिल सकती है। देखिए, इसमें कहा गया प्रथम बात कहा गया कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व परुषता का सम्मान कर। अखंडता मतलब क्या होता है समझिए। अखंडता मतलब होता है उसको तोड़ना नहीं है, किसी पर आक्रमण नहीं करना। दूसरा बात थी, दूसरे घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। घरेलू मामला जैसे हो गया कि मेरा कोई राज्य है जो किसी दूसरे राज्य में मिलना चाहता है, अलग होना चाहता है, अलग देश की मांग करता है, तो दूसरा देश में हस्तक्षेप नहीं करे, उसी को घरेलू मामला कहा जाता है। जैसे मेरा घर में झगड़ा हो रहा है, कोई पड़ोसी में चुस्की नहीं ले, उसे घरेलू मामला कहा जाता है। समानता व परस्पर लाभ की बात सोचा जाए, एक दूसरे की लाभ और शांतिपूर्ण अस्तित्व की भावनाओं को रखी गई थी। ये 5 सूत्र रखी गई थी पंचशील में। 1 2 3 4 5 सील रखी गई थी। उसके बाद आती है बगदाद संधि, जो हमेशा सवाल पूछ ही देता है कि बगदाद संधि क्या था।
देखिए बागदाद संधि जो था, बागदाद संधि, इस संधि के तहत 1955 में लाया गया। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा 1955 में बागदाद संधि। इस संधि के तहत ईरान, इराक, तुर्की और पाकिस्तान, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि बागदाद संधि कब आया था तथा इसको बदल कर क्या कर दिया गया। इस संधि के तहत सबसे पहले ईरान, इराक, तुर्की और पाकिस्तान अमेरिकी गुट में चले गए। 1959 में इराक इस संधि से बाहर हो गया, तब इसी का नाम सेंटो हो गया। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बागदाद संधि का नाम सेंटो कब हो गया और क्यों हुआ। तो इराक जब इस संधि से बाहर हो गया तो इसी का नाम सेंटो कर दिया गया। आगे देखिए, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसमें क्या किया गया कि कहा गया कि मतलब कोई भी देश जो है, अब परमाणु का विकास हो गया था, सभी देशों के पास परमाणु हो गई थी, परमाणु के चलते एक दूसरे पर हमला करके एक दूसरे के बर्बाद किया जा सकता था। इसी कारण सभी देशों ने मिलजुल कर इस बात को अपनाया कि ऐसा संधि लाया जाए ताकि कोई भी देश इस मतलब किसी परमाणु का परीक्षण कर ही नहीं पाए। इसीलिए पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि को लाया गया। इसमें इस संधि के तहत कोई भी देश, चाहे कोई भी देश हो, वह भूमि के ऊपर, पर्यावरण में, जल के नीचे, यानी भूमि के ऊपर, पर्यावरण में, जल के नीचे परमाणु परीक्षण को नहीं कर सकते थे। अगर कोई भी देश कर सकते तो इस पर संधि के तहत उस पर जो भी नियम और कानून थी वह लगाया जा सकता था। उसके बाद आया दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संगठन। यह क्या थी? देखिए, दक्षिण अफ्रीका की संगठन, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नेता, अफ्रीका का जो नेशनल कांग्रेस है, नेशनल मंडेला, जो उनकी प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, जो दक्षिण अफ्रीका के थे, अश्वेत थे, यही थे वहाँ के नेता। उन्होंने रंगभेद के विरोधी संगठन, रंगभेद के नीति के तहत इन्हें आवाज उठाया। रंगभेद नीति होता है जब सवेत द्वारा अश्वेत पर अत्याचार किया जाता था, उन्हें किसी प्रकार अधिकार नहीं दिया जाता था, जो अधिकार सवेतों को दिया था इन्होंने आक्रमण किया तथा भारत ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नेल्सन मंडेला ने इसमें जीत हुई और वे प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के जिम्मे हुए। अश्वेत द्वारा सवेतों पर अत्याचार किया जाता है, इसमें इस बात को बताया गया है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में आता है जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 की क्या थी। कन्फ्यूजनिया, देखिए आप जब क्वेश्चन उठाइएगा, एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उसको हमने समराइज कर दिया है, अपने भाषाओं में लिख दिया था कि बच्चे अपने हिसाब से इसको पढ़ सके। देखिए, भारत 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध क्या था। सबसे पहले 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ ही क्यों, तो होने का सबसे बड़ा रीजन यह था कि 1962 में चीन के हाथों भारत की पराजय हो गई, यानी हम लोगों की पराजय हो गई। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाकर हम भी आक्रमण करके जो कश्मीर का मामला है ले ले। लेकिन उसको इस बात का पता नहीं था कि हम उनसे काफ़ी छोटे थे। 1958 में क्या हुआ कि सैन्य सचिव फील्ड मार्शल अयूब खान राष्ट्रपति बने, जो कि प्रथम सैन्य सचिव हुए। 1962 में कश्मीरी की समस्या को बलपूर्वक हड़पना चाहा, मतलब, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। 1965 में हार के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने चला गया सोवियत संघ के पास, और क्योंकि हार के बाद हम लोगों ने उसका लाहौर के कुछ भागों तक, आधे क्षेत्रों पर लाहौर तक कब्जा कर लिए थे। लाहौर के भागों तक हम लोगों ने कब्जा कर लिए थे। तो उसके बाद क्या किया, वो फिर चाह कि चलो अब गोलरोधा की तरह मना लिए जाए। इसी कारण उन्होंने सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन के पास गए, और जिसके द्वारा कोसिगिन चाहते थे कि पाकिस्तान जो है अमेरिका में नहीं मिले। इसी कारण उन्होंने इस मेल मिलाप को कर दिया और तस्कन समझौता हो गया 1966 में, जो कि राष्ट्रपति वहाँ के थे, 1966 में वहाँ के राष्ट्रपति जो कोसिगिन थे उनके द्वारा किया गया। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच ये समझौता किया गया था। इस समझौता के ही तहत लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। हमेशा इस क्वेश्चन को पूछता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। कौन कौन प्रधानमंत्री, तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच। किसके मेल मिलाप से, तो सोवियत राष्ट्रपति कौन थे, कोसिगिन के सहयोग से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए कैसे सिमलाइज हमने लिखा है। अगर आप इस तरह भी पॉइंट देकर अब अगर एग्जाम में लिखते हैं तो अवश्य आपको 2 नंबर में 2 नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए 1971 की महान क्रांति क्या थी। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसे 2 भागों में बांट दिया गया था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था उस पर पश्चिमी पाकिस्तान की जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है, अब पूर्वी पाकिस्तान जो है वह वर्तमान में क्या है, वह पूर्वी पाकिस्तान जो है वह वर्तमान में बांग्लादेश बन चुका है। तो पूर्वी पाकिस्तान पर अच्छी तरीक़े से ध्यान नहीं दिया जाता पाकिस्तान द्वारा, जिसके कारण वहाँ का वहाँ एक जब कोई भी ध्यान नहीं दिया तो क्या होता है, आंदोलन होता है। वहाँ के जो आंदोलन हुआ 26 जब आंदोलन हुआ तो वहाँ शेख मुजीबुर रहमान ने आंदोलन किए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक बार प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया था। लेकिन पश्चिमी वालों ने देखा कि पूर्वी जो मतलब पाकिस्तान है वहाँ के कोई अगर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है तो वह पूर्वी पाकिस्तान को
पश्चिमी पाकिस्तान की तुलना में अधिक ध्यान देगा। इसी कारण वहाँ पर उन्होंने इसे अमान्य ठहरा दिया। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे इस चुनाव को अमान्य ठहरा दिया और शेख मुजीबुर रहमान को कह दिया कि आप अमान्य घोषित होते हैं और आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, जिसके कारण वहाँ पर आक्रमण हुआ, जिसके कारण वहाँ पर क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ। और इस गृह युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव भारत पर पड़ रहा था। पूछिए कैसे? क्योंकि वहाँ के जो शरणार्थी थे भारत के बांग्लादेश मतलब बंगाल के चले आ रहे थे और वहाँ पर गृह युद्ध हो गया। पुनः पुनः पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, उसकी करारी हार हुई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर भी आक्रमण कर दिया जिससे हार हुई। तो हार होने के बाद भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया तथा वहाँ पर 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्र बांग्लादेश की घोषणा कर दी। तो वहाँ बांग्लादेश की स्थापना हो गई और बांग्लादेश बन गया। क्योंकि भारत ने इस युद्ध को भी जीता और बांग्लादेश का मतलब निर्माण हो गया पूर्वी पाकिस्तान के तहत। पुनः समझौता हुआ जिसके तहत पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि युद्धबंदियों को भारत ने पकड़ लिया था और कम से कम कर दिया। तो अब वहाँ की जो मतलब इंदिरा गांधी और भुट्टो जो थे, वहाँ के भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच समझौता हुआ जिसके तहत जो भी युद्धबंदियों को भारत ने पकड़ा था उसे छोड़ दिया और दोनों को समझौता हुआ कि दोनों एक दूसरे के परस्पर जो भी कोई समस्या होगा परस्पर बातचीत के माध्यम से ही करेंगे, तब कोई भी किसी भी देश के सामने नहीं जाएंगे। ये दोनों समझौता थी। और 1972 में हुआ था आपका 1972 में हुआ शिमला समझौता। 1972 में शिमला समझौता भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन इस मतलब चैप्टर का भारत का विदेश संबंध के बारे में, यही सब विदेश संबंध थी जो कि आपको देखिए 69 का परमाणु अप्रसार संधि। इस संधि के तहत 5 बड़ी महाशक्तियाँ परमाणु अप्रसार संधि वो थी। से मान लीजिए हमारे पास कुछ धन हो गया, किसी चीज़ को लेकर हम ले गए, तो इस बात को कहा गया कि नहीं अब उसको रोक लगा दी जाए, जो धन निकाले जो निकाल लिया उसमें से अब उसका कोई नहीं निकालेगा। देखिए कितना खराब बात कहा गया। वही थी परमाणु अप्रसार संधि। दो शब्दों में से मान लीजिए आपका कोई है, पटदारे हैं, आप है, कोई ज़मीन है जो गर्म जरूरी है, उस पर सबसे पहले क्या हुआ, कहा गया कि 10 साल तक खेती होगा। 5 साल तक अपने हिस्सा में कर लिया, आपका हिस्सा में आया करने अब कोई नहीं करेगा। कितना खराब था। यही थी संधि। इसमें क्या किया गया कि 5 बड़ी महाशक्तियाँ अमेरिका थी, ब्रिटेन थी, फ्रांस थी, अमेरिका और चीन थी। इनको छोड़कर कोई भी देश परमाणु शक्ति से नहीं बन सकती थी। ये सभी देश बन चुकी थी। अब बताइए जिसके पास हो गया है, जिसके पास नहीं है, वो कभी तो आक्रमण कर सकती है। इसलिए भारत ने इसको विभेदकारी किया और इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। और भारत ने इसके तहत भी पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया और दूसरा परमाणु परीक्षण जो किया वो किया 1978 में किया। भारत ने 1998 में किया, 1998 में किया। दोनों जो पोखरण में किया, चूँकि 1974 में जो क्या हुआ कि सफल नहीं हो पाई, जो कि 1998 में सफल हो पाई और भारत भी परमाणु संपन्न देश बन चुका। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और पूछ दिया है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर कब बम गिराया गया था, परमाणु बम? तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कीजिए। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या और भी वीडियो मतलब 12th लेवल पर हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ये पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन थी।